May I come in, sir? यस प्लीज। Good afternoon. वेरी वेरी Good गुड afternoon. आफ्टरनून। आपने कोड देख लिया? Yes, कोड sir. देख लिया आपने? Yes. ठीक है, बैठिए। Thank you. इस कोड की सहायता से आप अपना बोर्ड को संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपना नाम, राज्य का नाम, अपना जाति और धर्म नहीं बताना है। ठीक है, आप बताइए अपने बारे में। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीडी इंटर कॉलेज से हुई है। उसके पश्चात मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की है। फिर सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। सर मेरी रुचि है बैडमिंटन खेलना, जिसमें मैंने अपने स्कूल को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, और मेरी दूसरी रुचि किताबें पढ़ना है। ठीक है, हम लोग जब बॉटम लेवल पर देखते हैं तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हाई जाते हैं तो उनको हम जज कहते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस लेवल पे होते हैं? सर, जो कोर्ट की हायरार्की है उसमें जो कुछ मैटर्स होते हैं वो लोअर लेवल के मैटर्स होते हैं, लाइक थेफ्ट है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कोई मैटर है, तो वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो दिल्ली में जो होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वो ट्राइबल ठीक होता है, है। उनसे ऊपर जाते हैं तो उनको उनसे जज ऊपर सर सेशन जज होता है। जज होते हैं, उनको वहाँ मजिस्ट्रेट यूज नहीं करते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो जस्टिस शब्द यूज होता है। तो क्या अंतर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस में? सर ऐसे अंतर नहीं पता है, हो सकता है कि थोड़ा अथॉरिटी दिखाने के लिए कि क्या हायरार्की है नहीं, उसके लिए तो होता है। अथॉरिटी भी दिखाने के लिए अगर होगा भी तो कुछ अथॉरिटी में अंतर होगा ना उनके। या सर वो तो ट्राइबल जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं। जो जैसे जो नॉर्मल जो मजिस्ट्रेट होता है, वो जो लोअर लेवल के क्राइम्स हैं या रिवेन्यू मैटर्स जो हैं उसकी एक लिमिट है। और जो सेशन जज होगा सर, उसकी पेक्यूनरी लिमिट्स जो हैं मॉनिटरी मैटर्स की वो अलग हैं। और बड़े क्राइम जैसे थेफ्ट नो सॉरी मर्डर है या रेप है, वो उसके पास ट्राइबल होंगे। और हाई कोर्ट बेसिकली सर अपीलेट कोर्ट है। वहाँ पे अपील जो भी सेशन जज होगा, जो उसका डिसीजन होगा उससे अपील करते हैं सर। तो इस तरीके से ये एक वो हायरार्की क्रिएट होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके लॉ से ही संबंधित है। कई बार हम लोग डिक्री शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई बार जजमेंट शब्द बोलते हैं, कई बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, कई बार कहते हैं ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑर्डर में, वर्डिक्ट में, जजमेंट में, डिक्री में क्या डिफरेंस होता है? सर ऑर्डर बेसिकली जो भी किसी भी जजमेंट से रिलेटेड, ये ऑर्डर और डिक्री सर सिविल जो सिविल टाइप का लिटिगेशन होता है उसके ये होते हैं। जो डिक्री बेसिकली होती है, तो जो इनिशियल। डिक्री जरा सा डिफाइन करिए, डिक्री होती क्या, मैं जानना चाहता हूँ। सर डिक्री एग्जैक्ट वर्डिंग्स में सर मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑर्डर जो जैसे ऑर्डर में क्या होता है कि स्टे ऑर्डर होगा और या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होगा। और डिक्री में सर जब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मैं जानना चाहता हूँ। वो तो टाइप्स आपने बता दिया। हाँ। सर ऑर्डर मतलब जो जज ने जो संज्ञान लेके किसी भी फैक्ट्स का, जो एक तरीके से जो कुछ हो रहा है उसको संज्ञान लेकर जो कुछ वो ऑर्डर पास करता है वो। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर में क्या पास किया। अच्छा, मान लीजिए आप कोई अधिकारी एसडीएम है, अगर आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो क्या करेंगे, और इंस्ट्रक्शंस दिया तो क्या करेंगे? सर ऑर्डर का मतलब सर मैं बाउंड हूँ फिर उसे फॉलो करने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बाउंड नहीं है हाई सर कोर्ट के। इंस्ट्रक्शन बाउंड हूँ, लेकिन जब वो लीगली मेरे पे उसकी बाउंडिंग अथॉरिटी है या नहीं है वो उस इंस्ट्रक्शन से डिफाइन होगा। अगर सिर्फ नहीं, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्ट वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं और ऑर्डर से आप क्या समझते सर इंस्ट्रक्शन एक बेसिक फ्रेमवर्क है कि मुझे किस फील्ड में कैसे कार्य करना है, और ऑर्डर किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है कि मुझे ये जो स्पेसिफिक केस है उसमें मुझे क्या डिसीजन लेना है। सर ये है। हैं? ठीक है, कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है? सर दो टाइप के क्राइम्स होते हैं, कॉग्निजेबल क्राइम्स, एक नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स। सर जो कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं उसमें पुलिस एफआईआर भी रजिस्टर करती है और कंप्लेंट भी, दोनों चीज़ें होती हैं। कंप्लेंट बेसिकली होती है कि मैं किसी भी रिटन पेपर पे पुलिस को जिस चीज़ से अवगत कराता हूँ कि ऐसा कुछ है या कुछ क्राइम हुआ है, तो वो कंप्लेंट होती है। और सर एफआईआर का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, उसमें एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। सेक्शन 154 सीआरपीसी के थ्रू जो है उसके राइट्स हैं, जो भी एफआईआर कराएगा उसे लोकल लैंग्वेज में हमें बताना है कि उसने क्या क्या लिखवाया है, कॉपी देनी है। ये सर एफआईआर होती है। अच्छा, कई बार हम लोग कहते हैं कि इनको कस्टडी में पुलिस ने लिया है, कभी कहते हैं उसको डिटेन कर लिया गया है।
कई बार कहते हैं अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरेस्ट, कस्टडी और डिटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? सर अरेस्ट का ये होता है कि जब कोई क्राइम मेड आउट हो चुका है, जब पुलिस को एक तो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है उसकी और पुलिस को लगता है कि लेजिट ग्राउंड है और उसमें जो भी कुछ हुआ है उसे रोकने के लिए तो अरेस्ट होती है। सर दूसरा कस्टडी जो है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करती है कि पुलिस जो है वो 15 दिन तक कस्टडी में रख सकती है। और तीसरा सर क्या था? डिटेंशन। सर डिटेंशन बेसिकली ये हो सकता है क्राइम से रिलेटेड ना हो, लेकिन जो कुछ आगे होने वाला है प्रिवेंटिव डिटेंशन भी होता है सर कि प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव भी प्रिवेंटिव भी कि कुछ क्राइम अगर ना हो उससे रोकने के तो लिए। फिर डिटेंशन और वो आपका अरेस्ट कैसे अलग हो गया? सर ये श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या 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 अंतर होता है? सर पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन तक रह सकती है और सर अगर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 167 में कहता है तो वो 60 दिन तक हो सकती है। नहीं, अंतर क्या होता है? अगर हम पुलिस कस्टडी में जाना चाहें तो हम ज़्यादा सुरक्षित हैं, या जुडिशियल कस्टडी में हम रहें तो ज़्यादा सुरक्षित? सर जुडिशियल कस्टडी में ज़्यादा क्यों? सुरक्षित होंगे क्योंकि सर जुडिशरी के पास जब एक मैजिस्ट्रेट के पास वो मैटर चला जाता है तो उस मैटर के फिर सर फैक्ट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जो भी हेल्थ है उसका डेटा भी, जो भी कन्विक्टेड है या जो अरेस्टेड पर्सन है उसका सर हेल्थ का भी मेंटेन करना पड़ता है डेटा। और सर जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन सब चीज़ों को देखता है तो ज़्यादा पुलिस के ऊपर एक दबाव होता है कि उसे ढंग से ट्रीट किया जाए। ओके। और एक चीज़ और बताइए, कोर्ट किसको कहते हैं, अदालत? सर वो प्लेस जहाँ से जस्टिस डिलीवर किया जाता है। अदालत बेसिकली अरबी के एक वर्ड से आया है अदल से, जो जस्टिस को डिफाइन करता है कि जहाँ पे जस्टिस होता हो वो अदालत होगी। जहाँ पर न्याय होता हो? वो अदालत जहाँ से न्याय की मतलब न्याय शुरुआत करी जाती है वो अदालत होगा। अच्छा। एवरी डिसीजन इज नॉट द जस्टिस, यस सर। इससे आप क्या समझते हैं? सर मेरा ये मानना है कि जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो एडवर्जेरियल जुडिशियल सिस्टम है, यूएस का इंक्यूजिटिव जुडिशियल सिस्टम है। तो जो इंडिया में जजेस हैं वो बाउंड हैं, जो पुलिस इंक्वायरी करके देगी उससे जो कुछ फैक्ट सामने रहेंगे, जो चार्जशीट रहेगी, तो जजेस सर बाउंड हैं और जो एडवोकेट दोनों तरफ के एडवोकेट्स होंगे वो जिस हिसाब से सर केसेस रिप्रेजेंट करेंगे तो बाउंड होगी। तो सर जब ऐसे बाउंड रहेगा तो हाँ देर आर चांसेस के असली फैक्ट सामने ना आए या फैक्ट से कुछ छेड़छाड़ की जाए। तो सर अगर ऑर्डर उन बॉस्ड अप जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर आएगा तो चांसेस हैं कि फिर वो जस्टिस ना हो। तो फिर क्या होगा? सर फिर अपील की जाएगी अगर नहीं, वो डिसीजन होगा, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं। नहीं सर जस्टिस आपने ये कहा ना कि कैसे। एवरी डिसीजन इज नॉट द जस्टिस, हर निर्णय का न्याय नहीं होता। हाँ सर ऐसे ही ना, अगर वो जैसे फैक्ट ठीक नहीं है और उसके ऊपर कोई, क्योंकि जजेस के पास सर इंक्वायरी की पावर नहीं है, वो तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है उसके हिसाब से अपना जजमेंट देंगे। और अगर उस जजमेंट को कोई कोई पर्सन एग्रीव्ड भी है और उसे लेकिन फैक्ट उसके खिलाफ है तो सर उसके खिलाफ जजमेंट चला जाएगा। जैसे सर आरुषि तलवार का जो केस था उसमें हुआ, सबको ये लगता था कि मर्डर उन्होंने करा है लेकिन कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं थे तो वो गिल्टी नहीं हुए। चलिए प्लीज सर। अक्सर चर्चा में रहता है रासुका शब्द। रासुका। हाँ, तो रासुका क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यस सर। हाँ, यह क्या है? सर जो स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी है वो ये है कि जो इंटेग्रिटी है और जो सिक्योरिटी है स्टेट की वो मेंटेन रहे, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो सर जो भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे जो राष्ट्रीय हित है उसके खिलाफ कोई कार्य करे या जो राष्ट्र की इंटेग्रिटी है, जो भाईचारा है उसके खिलाफ कार्य करे, तो उसके खिलाफ जो है ये पर्टिकुलर जो एक्ट है उसके अंतर्गत। क्या संगठित अपराधों के संदर्भ में भी रासुका लगाया जा सकता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ इस पर। फिर अगला प्रश्न हमारा, मार्शल लॉ क्या होता है? सर मार्शल लॉ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में। तो मार्शल लॉ ये होता है कि जब पुलिस को या आर्मी को पावर दे दी जाती है और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों के पास नहीं रहते हैं तब मार्शल लॉ होता है सर। तो ये मार्शल लॉ पुलिस भी लगा सकती है या केवल आर्मी लगाती है? सर इसे श्योर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे है कि भारत सरकार ने चाइल्ड
मैरिज को रोकने के लिए कानून भी बनाया है। ब्रिटिश काल में भी कानून बनाए गए थे, लेकिन फिर भी चाइल्ड मैरिज की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सर इसके पीछे बेसिक कारण ये है कि जो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट पेट्रियार्कल है, और जो गर्ल चाइल्ड है हम उसे भी एज अ लाइबिलिटी अभी तक मानते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। दूसरा सर दहेज प्रथा एक इसका पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है जितनी जल्दी दहेज से बचा जा सके उतनी जल्दी जो है उस बच्ची की शादी कर दी जाए। सर ये एक कारण है, और एक अशिक्षा भी कारण है, क्योंकि शिक्षा नहीं है और नौकरी के प्रॉपर जो साधन है वो उपलब्ध नहीं है। तो इस चाइल्ड मैरिज का दुष्प्रभाव क्या होता है? सर इसके एक तो सोसाइटल इफ़ेक्ट होते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है ऐसे जो चाइल्ड मैरिज के थ्रू, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, और उसका इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर सर दूसरा मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तीसरा सर ये जो एक विमेन जो होती है वो ऑप्रेस की जाती है, क्योंकि उसकी एज कम होती है, वो समझ नहीं पाती है। चौथा सर एजुकेशन पे लेके भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जब उसकी जल्दी शादी कर दी जाती है तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। और राष्ट्रीय बाल आयोग के बारे में कुछ बताएंगे? नेशनल चाइल्ड कमीशन। सर ऐसे एग्जैक्ट कोई बात। विधि आयोग के बारे में कुछ बताइए। सर लॉ कमीशन बेसिकली जो भी अभी कानून में जो प्रावधान है उनके सुधार के लिए बनाया जाता है, और लॉ कमीशन ये देखता है कि अगर जैसे कोई स्पेसिफिक लॉ है तो उसमें अगर कोई कमी है उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। जैसे एंटी डिफेक्शन पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, या चाइल्ड मैरिज पे या रेप पे, सर इस तरीके से वो अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को सबमिट करता है। इधर ब्रिटेन में कुछ दिनों से राजनीतिक उठक पटक चल रही है, सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय संदर्भ में इसे किस रूप में आप देखते हैं? सर मेरा ये मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टरशिप के वहाँ के जो कैंडिडेट हैं ऋषि सुनक, अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ भी जो इंडिया के बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बेटी हैं, तो इंडिया के और यूके के जो संबंध हैं वो और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के ही हैं और उन्हें भारतीयों से ज़्यादा थोड़ा संबंध रहेगा। भारत पिछले कुछ वर्षों से, या हम कहें कि कई 2 दशकों से ही सुरक्षा परिषद की सदस्यता, अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। तो इससे भारत को क्या लाभ होगा? सर जैसा इंटरनेशनल लॉ में कहा जाता है कि यूएन ने अपने आप को बनाने के लिए जो एक आहुति दी थी वो सिक्योरिटी काउंसिल का बनना था। सर सिक्योरिटी काउंसिल को एज अ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। जैसे चाइना ने इंडिया का जो एक मोशन था कि एक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने का, उसे पारित नहीं होने दिया। तो सर इंडिया चाहता है कि इंडिया की भी एक से हो, क्योंकि हम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं कुछ ही समय में। तो यदि हम बन जाएंगे जो, क्योंकि हम टेररिज्म से अत्यधिक प्रभावित हैं और हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग और इन सब के भी इफेक्ट हमारी कंट्रीज़ पे पड़ेंगे। तो इन सब को रोकने के लिए इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में होना आवश्यक है। कारपोरेट सेक्टर में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा भारत में लागू की गई, इसका मीनिंग क्या है? सर सामाजिक उत्तरदायित्व का बेसिक मीनिंग ये है, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और बेसिक मीनिंग ये था कि जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो अल्टीमेटली सोसाइटी से ही अपना प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए सोसाइटी को, वो जो उन्होंने कमाया है उसके बदले उन्हें भी कुछ लौटाना चाहिए। तो कितना % खर्च का नाम को बाउंडेड किया गया? सर फिगर याद नहीं। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक केंद्र बनता जा रहा है, और यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक सामरिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनती जा रही है। तो भारत की भूमिका इसमें कहाँ है, आप देख रहे हैं? सर साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, आसियान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, और इंडिया का अगर देखा जाए लुक ईस्ट पॉलिसी में भी इंडिया साउथ ईस्ट के साथ कार्य कर रहा है। तीसरा सर जो RCEP थी,
इंडिया ने उसे ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इंडिया के पास चांसेस हैं कि आगे जाके उसे ज्वाइन कर ले। तो अल्टीमेटली अगर भारत का उनसे संबंध अच्छा होगा, क्योंकि सर भारत के इंडोनेशिया से, मलेशिया से जो है ऐतिहासिक और कल्चरल संबंध हैं, और वो कई सदियों पुराने संबंध हैं। यदि हम अच्छे संबंध बना पाएंगे तो अल्टीमेटली हमें इसका बहुत अधिक फायदा होगा। अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे है, विगत कुछ दिन पूर्व हिंद प्रशांत आर्थिक फोरम का गठन किया गया, जिसमें भारत भी एक भागीदार है, जबकि इस फोरम का रसिया ने भी विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से चाइना खुलकर विरोध किया। तो इसे आप किस रूप में, क्या भारत को इसका सक्रिय होकर के इसमें कार्य करना चाहिए या एक सिंबॉलिक मेंबर बन करके रहना चाहिए? सर अब वर्ड जो है वो बाईपोलर तो नहीं रह गया, अब मल्टीपोलर वर्ड हो चुका है, और इंडिया का भी अपना उदय हो रहा है। लेकिन सर अगर देखें तो इंडिया के पास जो खतरा है, चाइना से खतरा लगातार बना हुआ है नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। और सर रशिया और चाइना की जो है वो आपसी जो तालमेल है वो बढ़ता जा रहा है। सर उसे काउंटर करने के लिए इंडिया के पास ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी कि ऐसे फोरम को ज्वाइन करे जिससे इंडिया की से बढ़ सके इस एरिया में। इसी के सीक्वेंस में क्वेश्चन, क्या भारत को की निर्भरता अमेरिका पर अत्यधिक नहीं बढ़ती जा रही है? सर अत्यधिक तो नहीं बढ़ती जा रही है, हाँ, लेकिन जो पुराने टाइम से हम देखें तो थोड़े रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं सर। इसे तो मैं नहीं कहूँगा बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एलएलबी बैकग्राउंड है, डीयू से आपने किया है, क्या आपको लगता है कि जो कानून है, जो लोग कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है? कैसे डिफेंड करेंगे? कानून सर अमीरों के लिए। सर जो बड़े फेमस सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं VR कृष्णा अय्यर, उन्होंने एक जजमेंट में कहा था कि कानून भौंकता सब पर है लेकिन काटता सिर्फ गरीबों को है। सर अभी जो जस्टिस NV रमन्ना ने भी कहा है कि हमारा प्रोसीजर ही पनिशमेंट बनता जा रहा है। क्योंकि सर अगर हम देखें तो जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं, उनकी फ़ीस इतनी होती है कि एक आम आदमी उसे उन्हें अपॉइंट भी नहीं कर सकता और अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो इसलिए सर अगर देखें तो अल्टीमेटली जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनके राइट ही मेंटेन हो पाते हैं, गरीबों की सर सुनवाई नहीं हो पाती। आप इस बात से सहमत हैं? यस सर। तो फिर आप जब SDM बनेंगे, आप किसी सब डिवीज़न में जाएंगे, तो किस तरीके से इन्फोर्स करेंगे? क्योंकि वहाँ पे तो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, माफिया राज है, तमाम तरह के लोग हैं, क्राइम्स होते हैं। तो आप कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं? वंस यू विल बी पोस्टेड एज एन SDM, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट रूल ऑफ लॉ इन योर सर सब मैं डिवीज़न? इस जो है लोकल पॉपुलेस है, ये कोशिश करूँगा कि उन्हें उनके, क्योंकि सर इंडिया में लोग अपने लीगल राइट्स को लेके भी अवेयर नहीं है। एक तो उनमें सर अवेयरनेस आ सके, और सर आर्टिकल 39A देखें जो फ्री लीगल एड की बात करता है, लोग उसको लेके भी अवेयर नहीं है। या जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया था या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था, जो बात करता है कि हर व्यक्ति के पास जो लीगल अपॉर्चुनिटी है वो होनी चाहिए, तो मैं उसको लेके लोगों को अवेयर कराऊंगा। तीसरा सर मैं सोसाइटी के साथ कांटेक्ट करूंगा, जो सिविल सर्विस, जो सिविल सोसाइटी है लाइक NGOs हैं, उन्हें सर मैं प्रेरित करूंगा कि वो सिविल सोसाइटी के बीच कार्य करें, और ऐसे लोगों को जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन की एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करूँ। आपने DU में प्रॉपर्टी लॉ भी पढ़ा होगा। एक केस स्टडी देते हैं आपको, A शादी करता है B से, और फिर C से भी करता है, और उसके बाद B और C से कोई बच्चे नहीं होते हैं। एक ये तीनों आदमी आफ्टर सम टाइम वो लोग चले जाते हैं दुनिया से, और D और E जो उनको मुखाग्नि देता है हिंदू एक्ट के तहत, D और E आपस में लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, और E कह रहा है मेरी है। इसको कैसे उसमें समाधान ढूंढेंगे? सर पहला तो ये देखना पड़ेगा कि D और E का A से क्या कांटेक्ट है, मतलब किस तरीके से उनका रिश्ता है। रिश्ता है, उनके वो नीस हैं, दोनों नीस हैं। उनके वो नीस हैं सर, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये कैसे होगा। एक और क्वेश्चन आपसे, आपका जो लॉ जब आपने पढ़ा वहाँ पे, तो मूट कोर्ट्स आपने किए होंगे, कितने मूट कोर्ट्स किए थे? सर 3-4 किए थे। किस इशू पे किए थे आप?
सर मेरा तो आईपीसी के एक सेक्शन पे था, और एक पॉइजनिंग पे था कि एक एरिया में जो है वो इलीगल जो शराब होती है उसे पी के लोग मर गए हैं। तो सर इन इश्यूज़ पे थे। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं या आप नहीं हैं? सर हूँ। आप जब एक ऑफिसर बनेंगे तो आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इंटैक्ट रहेगी। इस बात को आप बोर्ड को कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि समाज में ऐसा प्रचलन है, जो भी अधिकारी बनते हैं उनकी ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एस्पिरेशनल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी कम होती है आज के ग्लोबलाइजेशन के एरा में, तो जाके करप्शन के भी वो पार्ट बनते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं। सर मैं अपने लाइफ से एग्जांपल दे सकता हूँ। सर मैंने एलएलबी के टाइम्स पे हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करी थी, और सर एक बड़ा फेमस केस हुआ था, डैनिश लेडी थी एक, उनका रेप हुआ था। तो सर हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया था, और वो केस पूरा मैंने स्टडी किया था। तो सर उस केस में भी मुझे जो है सर से अलग, क्योंकि सर हम एमिकस क्यूरी थे, हम कोर्ट को एज अ कोर्ट फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे। तो सर मुझे पैसे देने की कोशिश की गई थी कि जो दूसरी पार्टी थी, कि आप जो है जो फैक्ट्स हैं उसे जो है थोड़ा सा वॉचअप कर सको या प्रॉपर स्टडी ना करो। सर मैंने वो क्लियरली डिनाई किया था। दूसरा सर एक केस था जिसमें एनडीपीएस का केस था, जिसमें एक व्यक्ति के पास से गांजा पकड़ा गया था। तो सर उसमें भी हम आर्टिकल 39E के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस व्यक्ति की पत्नी आई थी और उन्होंने कहा था मुझसे, और हमारे सर भी मौजूद थे, कि हम आपको जो है पैसे देंगे, लेकिन हमारे सर यहाँ पे हमने अपनी इंटेग्रिटी को फॉलो किया, क्योंकि हम गवर्नमेंट से ऑलरेडी पेड थे। सर इस तरीके से मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन कर पाऊँगा। थैंक यू सर, प्लीज। ओके, आप दो अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए जिनकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सर एक तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ये तो सभी बोलते हैं, सर मैं हूँ भी हार्ड वर्किंग। और कुछ बताइए। सर ऑनेस्ट हूँ। और और सर परसुएशन है मेरे अंदर। मैं किसी कार्य को, क्योंकि सर मैंने स्टेट लेवल तक बैडमिंटन भी खेला है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी मुझे काफ़ी मेंटल एबिलिटी और अपने आप को जो है काफ़ी लंबे समय तक व्यस्त रखने का भी मुझे उसमें अनुभव है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर बुक रीडिंग और प्लेइंग बैडमिंटन। किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं आप? सर फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों। फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों बुक्स पढ़ते हैं आप? क्या डिफरेंस है फिक्शन और नॉन फिक्शन में? सर फिक्शन बेसिकली ये है कि जो तथ्यों पे आधारित ना हो, एक तरीके से दिमाग की उपज होती है, और कुछ भी ऐसे फैक्ट्स ना हो उसमें जो वेरीफाई किए जा सके। और सर नॉन फिक्शन ये कि किसी की बायोग्राफी हो या पर्टिकुलर किसी थ्योरी से रिलेटेड कोई बुक हो। जैसे सर फिक्शन पे मैंने अभी जो रेत समाधि एक पुस्तक आई है, जिस पे गीतांजलि श्री जी को बुकर प्राइज़ मिला है, वो पढ़ी है। और सर नॉन फिक्शन में प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ी है सर। इनका अपने जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशंस बताइए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताइए जो फिक्शन और नॉन फिक्शन से आप डेवलप कर सकते हैं और इसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर मुझे लगता है बुक रीडिंग से मेरे पास एक तो पहला ये होगा कि मुझे वाइड वर्ल्ड व्यू मिल जाएगा कि क्या सोसाइटी में हो रहा है। दूसरा सर, जब मैं किसी सेलिब्रेटेड फिगर की बायोग्राफी पढ़ूंगा तो मुझे जो उनकी वैल्यूज़ हैं उन्हें मैं अपने अंदर इनकलकेट कर पाऊंगा। तीसरा सर, जो मैं अगर किसी मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा उसको लेके कंपैशनेट हो जाऊंगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उन्हें अच्छे से समझ पाऊंगा। सर यही सर। ओके, फाइन, थैंक यू सर। आपने फिक्शन की बात की। यस सर। व्हाट इज लाइफ? इट इज फिक्शन और नॉन फिक्शन? सर अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स इट इज़ नहीं, फिक्शन। व्हाट इज योर टेक? सर मेरा टेक ये है कि लाइफ इज़ नॉट फिक्शन, इट इज़ रियलिटी। कई बार हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। सर हमारा माइंड जो है वो इतना डेवलप्ड है कि हम बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ होना सर हमारा टाइम तो फ्रेम। फिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सर हमारी लाइफ फिक्शन नहीं हुई, हमारी सोच फिक्शन हो सकती है। चलिए, कई बार हम लोग कहते हैं कानून अंधा होता है या कानून की आँख पे पट्टी बंधी होती है। इसका क्या अर्थ होता है? क्या सिंबॉलिक इसका मीनिंग है? सर इसका अर्थ ये है कि जो छंदोगया उपनिषद है उसमें ये कहा गया है कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, कि लॉ से बड़ा कोई राजा नहीं है। उसके पश्चात जो सर हमारा आर्टिकल 14 बात करता है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करता है। मतलब हर व्यक्ति कानून के आगे बराबर है,
howsoever you are high। तो सर यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कानून को ये नहीं दिखता है कि आप किस कम्युनिटी से हैं, आप किस रिलीजन से हैं, आप किस क्लास से हैं, आपका सेक्स क्या है। उसके लिए आप एक पर्सनालिटी हैं और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स आपके खिलाफ या आपके लिए एक जजमेंट दिया जाएगा। रेक्स लेक्स और लेक्स रेक्स की क्या कॉन्सेप्ट है? रेक्स लेक्स और लेक्स रेक्स सर एग्जैक्ट नहीं पता इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। आप सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा को छोड़ करके किन किन परिस्थितियों में दूसरे की हत्या कर सकते हैं? सेल्फ डिफेंस को छोड़ के किन किन परिस्थितियों में? सर यदि आईपीसी का जो चैप्टर 5 है वो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। यदि एक 7 साल से कम का बच्चा है और वो हत्या कर देता है, या 12 साल से कम का है वो हत्या कर देता है, या एक पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है उसने और इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, उसे किसी ने ज़बरदस्ती शराब पिला दी गई है, तो वो हत्या कर सकता है। तीसरा सर, अगर मैं इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल इंसैनिटी का, अभी तक हम लीगल इंसैनिटी का, मेडिकल इंसैनिटी हम एम्ब्रेस नहीं कर पाए हैं। अगर लीगली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 कोर्ट को ये लगता है कि मैं लीगली पागल हूँ या इंसेन हूँ और मैंने कोई हत्या की है, तो सर फिर उसके लिए मुझे सज़ा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।